आज किसान बिल के सभी पहलुओं को लेकर आज एक हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे दाईं तरफ आनंद स्वरूप शुक्ला अधिवक्ता और सिविल वायोलेशन के महामंत्री, आप किसान भी हैं, और आखिरी तरफ इधर बैठे हुए हैं प्राणवीर सिंह अधिवक्ता और आप भी एक एनजीओ के संचालक हैं। हमारी बाईं तरफ परतोष सिंह चंदेल एडवोकेट, अधिवक्ता और समाजसेवी। आखिरी तरफ बैठे हुए हैं ये विधि छात्र हैं और लगातार सामाजिक प्रदेशों के लेकर आगे बढ़ने वाले सिद्धार्थ सिंह। और चर्चा का जो मुख्य बिंदु है कि आज किसान बेहद भ्रम की स्थिति में है कि उसके पक्ष में जो किसान बिल केंद्र सरकार 3 स्तर पर लाई है वो किसान बिल सही है या नहीं, या जो आज आंदोलन का जो रूप दिया जाता है कि कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में पूरे देश से किसान इकट्ठा हैं वो वास्तव में किसान हैं, किसान बिल के को लेकर कोई आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, या ये जो बात आ रही है कि वो जो जिन लोगों ने वहाँ पर किसान आंदोलन का रूप दिया है वो वास्तव में किसान नहीं हैं और उसको संचालन करने वाले कुछ और लोग हैं। इन बातों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं अपने साथ आनंद स्वरूप शुक्ला जी से। आनंद जी, आप ये बताएं कि जो ये किसान बिल को लेकर शुरुआत करी है सरकार ने, ये किसान बिल वास्तव में किसान बिल कौन कौन से हैं, इन बिलों का जो मकसद है वो क्या है? सरकार द्वारा 2020 में 3 बिल लाए गए किसानों के लिए, ठीक, और तीनों बिल किसानों के हित में ही है, लेकिन कुछ थोड़ी छोटी छोटी कमियां रह गई हैं जिनको सरकार को सुधार करना चाहिए। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां और तथाकथित किसान जो आंदोलन चल रहा है इसमें 1 या 2% किसान होंगे, बाकी किसान इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है। मेन बात जो किसान बिल लाए गए हैं, 3 बिल हैं, कृषक उत्पाद एवं व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक, जिसमें इस बिल के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण बताया गया है। इसमें आप सरकार मूल्य का निर्धारण करेगी आपके, और मिनिमम प्राइस जो होगा, जो लागत होगी उसका मिनिमम प्राइस निर्धारण होगा। सबसे खास बात यह है कि सरकार जो मूल्य का निर्धारण करती है, जो एमएसपी निर्धारण होता है, तो वो सरकार का जो निर्धारण होता है वो कुछ समय के लिए होता है। इसके बाद सरकार जब तक खरीद करती है, धान की चल रहा है इस समय एमएसपी चल रही है, तो सरकार ने नवंबर से फरवरी तक खरीद की और उस समय हर किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए इस बिल में ये कमी है कि जो व्यापारी है वो कम रेट पे खरीदते हैं। अभी आपने देखा हुआ धान 1000 रुपए कुंटल बिका, इसलिए बिका क्योंकि वो एमएसपी हर व्यक्ति पर लागू नहीं है। छोटे किसानों पर, छोटे जो खरीदार हैं उन पर भी लागू हो, बड़े खरीदार उन पर भी लागू हो। केवल सरकार अपने ऊपर लागू करती है एमएसपी, बाकी सबको छूट दे रखी है। तो इस पे एमएसपी सब पर लागू किया है, तभी किसान जो है, छोटा किसान मूल्य पाता, उचित मूल्य पाता। आपका कहना ये है कि किसान एक बार जो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित करती है वो कुछ समय तक के लिए होता है, लेकिन वो जो समर्थन मूल्य है वो लागू नहीं हो पाता है। जो बिचौलिए हैं आज भी उसी तरह सक्रिय जितना पहले सक्रिय थे, बिल्कुल, और उतना ही जो रूप पहले था वही कुरूप आज भी बना हुआ है। क्योंकि सरकार जो एमएसपी लागू करती है, जो सरकार के क्रय केंद्र हैं, वहाँ कुछ समय 4 घंटे 5 घंटे काम होता है, और ये हर जिले में लगभग 1 लाख किसान है। हमारे यहाँ, हमारी व्यवस्था में, हमारे देश में 80% लोग किसान हैं, और छोटे किसान ज्यादा हैं। किसी के पास 5 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल छोटा माल है, वो लेके पहुंच नहीं पाते हैं। बड़े काश्तकार, बड़े किसान हैं, उनका तौल होती है, क्योंकि अधिकारी वहाँ कर्मचारी नहीं होते हैं। भाई एक अधिकारी, कोई खरीदने वाले तो लेबर ही होते हैं। तो इसलिए कि अगर लागू हो जाएगा तो बराबर लागू रहेगा, सब लोग खरीदेंगे तो आराम से किसान फायदा होगा। एक बात ये आ रही है कि जो किसान बिल को लेकर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बात आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मूल्य तय नहीं किया कि जो व्यापारी, जो बाहर का वर्ग है वो उसी रूप में लेगा जो रूप सरकार को देना चाहिए था। अभी तक सरकार ने उन लोगों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है जो
खरीदार होंगे। तो इस बात पे आपके क्या राय है प्रतुष जी? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये एक वास्तविकता भी है और किसानों के साथ एक बहुत बड़ी जिसको कहा जाए विरोधाभास भी है कि एक तरफ तो एमएसपी लागू है लेकिन वो केवल सरकार करती है, जैसा अभी आनंद स्वरूप जी ने कहा, लेकिन जो ये हर खरीदार पर लागू होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, प्राइवेट व्यक्ति हो, एक अकेला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको न्यूनतम सपोर्ट जो उसका मूल्य है उस पर खरीदारी करनी चाहिए। और साथ साथ इस बात का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जब यही उत्पादन उपभोक्ता को मिले तो उस पर भी एक ऐसा हो कि जिससे व्यापारी उस मूल्य से ज्यादा उसको बेच न सके, जिससे कि खाद्यान्न समस्या का समाधान हो सके, संतुलन समाज में बना रहे और किसी भी प्रकार का भंडारण, अवैध भंडारण या मूल्यों का अवैध रूप से उगाही, इन पर कमी मतलब लगाम लग सके। और साथ साथ एमएसपी को हर वक्त यानी 365 दिन लागू रहना चाहिए, जिससे किसान कभी भी अपनी उपज कहीं बेच सके और उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। बहुत अच्छी बात कही। बात ये आती है कि इसमें एक और जो बिल है वो बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। आपने उस विषय को उठाया कि जिसमें दलहन है, तिलहन है, प्याज जैसे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में एक अभी तक जो आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू था तो कम से कम था उसका, लेकिन इसको हटा देने के बाद जब भंडारण की सीमा भी खत्म कर दी गई, भंडारण कितना भी हो सकता है, तो ये नियंत्रण सरकार से खत्म हो जाएगा। और इस नियंत्रण के बाद वो व्यक्ति जिन्होंने भंडारण किया है वो बाजार का मूल्य का निर्धारण करेंगे, आपका यही कहना है। तो निश्चित तौर पर अगर ये स्थितियां आती हैं तो बाजार में जो वस्तुएं हैं अत्यधिक, जो खाद्यान्न है वो अत्यधिक भारी कीमत में मिलेगा और इन विषयों पे बहुत सारा नियंत्रण जो ऐसा कंपनियां हैं कर लेंगी तो आम जो जनता है उसमें त्राही मच जाएगी। इस संबंध में हमारे एनजीओ के संचालक और अधिवक्ता प्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस विषय में प्रकाश डालें कि क्या इसमें होना चाहिए। सर, जहाँ तक इस चर्चा का मेन जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, वो ये है कि हम किसी भी प्रकार से आम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, अपने अपने व्यूज के हिसाब से। उस हिसाब से सर अगर देखा जाए तो हमें हर चीज में बैलेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो किसानों का व्यू हो, चाहे वो किसी एक समाज द्वारा बनाए गए एक प्रोपोगंडा का व्यू हो, और चाहे गवर्नमेंट या हमारी सरकार का व्यू हो इस किसान बिल के लिए। तो इन तीनों चीजों के लिए हम अगर तीनों में समरसता चाहते हैं तो हमारे लिए एक बहुत लॉजिकल सी बात है कि हम पहला अगर बात करें किसानों के लिए, तो किसान एक साथ इकट्ठा होकर इस तरह से यदि विरोध करेंगे, या कोई भी समाज में भारत के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा आ रहा है कि हर पहले बात तो हर छोटी बड़ी बात पे हम सब एक समग्र रूप से एकत्रित होकर अपनी बात को जताना चाह रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब मकसद नहीं कि हम कुछ भी कर जाएं। 20 दिन 50 दिन ऐसे कोरोना काल में 6-6 महीने अगर हम ऐसे कर रहे हैं, इससे बेटर है कि हम अपने बात को किसी अन्य लहजे से समझाएं। अपनी बात को तमाम तरीके से किया जाता है। सरकार का भी इसी तरह से, हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई एक पक्ष ऐसा है, सरकार का भी ऐसा ही लहजा है। सरकार को भी इस बात पे पिछले 2 महीने हो रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीने हो रहे हैं, तो अब तक सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा व्यू आ जाना चाहिए कि दोनों पक्षों में एक सामंजस्यता बैठे या किसी भी तरह से इस बात की समाप्ति की ओर चीजें अग्रसर की जाए। सर, ये जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, किसान जो लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, आपका कहना है कि जनता तक जानकारी अभी तक नहीं पहुंच रही है जो सही ढंग से पहुंचनी चाहिए। सरकार इस बिल को सही ढंग से वहां तक पहुंचाने में अभी तक असफल है, आपका ये कहना है। और ये भी कहना है कि वार्ता होनी चाहिए, और वार्ता पिछले 26 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा है और अभी तक वार्ता का दौर भी चले, कई एक सरकार ने चला है, लेकिन वार्ता के दौर तक वो सही दिशा पे नहीं आ पा रहा है। और बात आपने शुरुआत करी कि लोगों तक जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ विधि छात्र जुड़े हुए सिद्धार्थ सिंह। मैं सिद्धार्थ जी से आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जानकारी है, जानकारी जो पहुंचाने का जो तरीका है, इसमें विधि छात्रों और तमाम छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि देश में कानून का शासन लागू हो, इसमें अधिवक्ताओं की और विधि छात्रों की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। तो आप एक विधि छात्र होने के नाते एक जो आपकी भूमिका है, इसको किस दिशा में, किस रूप में देखते हैं? तो
मतलब आपका ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना जानकारियां लोगों तक पहुंचा जी। सकें, आप इसमें अधिक से अधिक छात्र जुड़ें, यही आपका जी, शायद जी। मकसद होगा, और आप इसी उद्देश्य के तहत आगे बढ़कर आए हैं कि आप इसको पहुंचाएंगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जगह तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बात यहाँ तक आती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ में हम आनंद जी से पूछना चाहेंगे, आनंद शुक्ला जी से, कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था दी गई है कि जो संविदा के तहत एक खेती का शुरुआत होगी, जो अभी अधिनियम लागू किया गया है 2020 का, उसमें जो जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती होगी, उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, सबसे अच्छा रूप किसान बिल जो आए, 3 बिल आए हैं, उसमें ये बिल सबसे अच्छा बिल माना जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो छोटी खेती होने का, छोटे टुकड़े होने का अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं और सफल भी नहीं हो पाते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़े लोग निवेश करेंगे, बड़े टुकड़े बनाएंगे और उस पर उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी इस बिल में कहीं भी किसान को उपेक्षित नहीं किया गया है, और ये इसमें कृषक की, किसान की कहीं भूमि का भी अर्जन नहीं बताया गया है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट फेल भी होता है तो उस किसान की कृषि भूमि किसान के पास ही रहेगी, और इसके जो उसमें कानूनी जो वो है व्यवस्थाएं हैं, वो उस जिले के अंतर्गत ही एसडीएम डीएम के द्वारा ही तय होंगी। तो ये बहुत अच्छा है बिल, और इसमें कहीं कोई इसका विरोध नहीं हमारे हिसाब से किसान कर रहे हैं। रही बात आवश्यक वस्तु जो नियम के अंतर्गत जो बनाया गया है विधेयक 2020, इसमें जो स्टॉक का जो नहीं कोई कहा गया है कि बस में आप कितना भी स्टॉक कर लें, तो थोड़ा इसमें पूंजीपतियों को मूल्य निर्धारण का वो पक्ष दिया गया है, तो ये गलत है। एक ये तो विषय हो गया कि कानून क्या है और इसमें लागू होना चाहिए। एक और बात आती है कि इसमें सरकार की जो भूमिका है कि कोई कानून जब लावे तो सरकार उसका प्रचार प्रसार अत्यधिक करे। सरकार ने अभी तक देखा ही जाए कि सरकार ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है वो आम कृषकों तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी, वो जो टीवी हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से हो, लेकिन जो वास्तविक किसान है जो नीचे के स्तर का है वो आज भी भ्रमित है। और इन स्थितियों में अगर देखा जाए तो किसान को वो सारा का सारा जो जानकारियां थी उनको तक पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन पहुंचाई नहीं गई, और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि आज देश की जो राजधानी है वहाँ पर 1 माह से किसान डेरा डाले हुए हैं, और वो लगातार उन तीनों किसानों तीनों बिल जो किसान बिल हैं उनको पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहा है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि जो किसान वहाँ पर वास्तविक रूप में बैठे हुए हैं वो वास्तविक किसान हैं, या वहाँ पर कोई भ्रमित करने वाली स्थितियाँ पैदा की गई हैं? वो कौन लोग हैं? क्या वास्तव में जो बात आती है कि देश की जो अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, देश की सरकार को अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक व्यवस्था पैदा की जा रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिएगा, किसान तो उसमें नहीं है, विपक्ष के लोग हैं, और जो अपनी राजनीति, जिनकी राजनीति खत्म हो रही थी, वो किसान बिल के माध्यम से अपनी राजनीति जिंदा कर रहे हैं। और देखिएगा कि नहीं, कहीं ना कोई उत्तर प्रदेश का किसान है, ना कहीं कुछ राज्य की जो विपक्षी सरकारें चल रही हैं उनका प्रोपेगेंडा है पूरा। और इसमें इस किसान बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें किसानों का हित हो। कुछ है जिनमें संशोधन किया जा सकता है, और उतना बड़ा मामला नहीं है। अगर केवल उन पॉइंटों को लेकर किसान आंदोलन करता तो सरकार अब तक उनकी बातें मान लेती। कई ऐसी नाजायज मांगे हैं इस किसान आंदोलन की जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है। परतोष जी, दिल्ली में आज 1 माह से किसान डेरा डाले हुए हैं, और जो डेरा पड़ा हुआ है उससे आम जनता, आज अभी एम्बुलेंस वहां पे नहीं निकल पा रही थी, आम जनता कितना त्रस्त है, और जो रूप दिया गया किसान आंदोलन का उसको आप किस रूप में पाते हैं? ये जो धरना प्रदर्शन सड़क को जाम करके या सीमाओं को सील करके शहरों की जो किया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। हमें अपनी बात मनवाने के लिए, जैसा प्रेमणु प्रताप जी ने बताया, कि अन्य कई रास्ते हैं, बातचीत का माध्यम है। सबसे पहले, जैसा आपने जितेंद्र जी ने एक बात उठाई कि क्या इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया ढंग से, तो सर्वप्रथम ये देखा जाना चाहिए, जैसा कि कई न्यूज चैनलों में आता है, पत्रकार पूछते हैं कि आप जानते हैं बिल में क्या है, तो लोग कहते हैं हमें से मतलब ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले किसान बिल को पढ़ा जाए, और सरकार भी अपने
कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से और सबसे बढ़िया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। उसमें जैसे पेपर में छापा जाते हैं विज्ञापन, सरकार बड़े बड़े एक दो पेज के विज्ञापन छापती है, उसी तरीके से इसके प्रावधान छापे जाने चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए। इस तरीके से आम जनमानस को परेशान करके देश की राजधानी को पंगु बना के और ये कहना कि इसके साथ साथ हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप ये बिल निरस्त नहीं कर देंगे, हम ये इसके बाद टोल जाम करेंगे, हम इसके बाद इसका दिल्ली का दाना पानी बंद कर देंगे, हटेंगे नहीं। ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ बातें हैं। लोकतांत्रिक देश है, आप अपनी बात कहिए। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन्होंने बात कही, बहुत अच्छा बिल है, तो उसमें क्या खामियां आएंगी आगे, उस पर किसी किसान संगठन ने अपनी बात नहीं बताई। सरकार का समर्थन अन्य किसान संगठन भी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ ये हमें देखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा फसल चक्र न बिगड़ जाए या ऐसी नकदी फसलें ना पैदा की जाए जिससे कि गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन का उत्पादन घटने लगे और हम आयात पर दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएं और हमारी जो श्रम की पूंजी है, जो हमारे देश की 130 करोड़ जनता अपनी मेहनत से जो पूंजी पैदा कर रही है, वो विदेशों में जाने लगे। साथ ही साथ हमारे जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, हमारी वो फसलें जो हमारी विरासत हैं, उनका रखरखाव, संवर्धन हो। साथ ही साथ जो लोग इसमें आएंगे, क्या वो इसके लिए कोई अनुसंधान करेंगे? क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान किया है? किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो ये सरकार पर दबाव बनाया जाए कि ये जो कंपनियां हैं ये अनुसंधान केंद्र खोले, हमारी मृदा को, जो धरती जिससे हम उपज लेते हैं, इसके तत्वों को रासायनिक खाद डाल के खराब ना करें। वो तो 5 साल बाद हट गए, 2 साल बाद हट गए, इसके बाद खेत हमें बंजर मिला। साथ ही साथ जो हमारा जल संसाधन है उसको भी ये प्रदूषित ना करें और जो हमारा पर्यावरण, पशु पक्षी, इनको भी नुकसान ना हो और कतई भी बहुत अच्छी बात कही कोई भी धरना प्रदर्शन इस तरीके रोड बंद करके ना हो। अपनी बात पहुंचाइए। बात पहुंचाने के कई माध्यम हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो धरना प्रदर्शन है, सबसे अपील भी करबद्ध करूंगा कि इस तरीके का धरना प्रदर्शन आप सार्वजनिक मार्गों को बंद करके ना करें। जो सरकार द्वारा इस प्लेस आपको बताया गया वहां से या खतों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। आप जनता हैं, आप मालिक हैं, वो आपके सेवक हैं, आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। बहुत अच्छी बात कही कि जनता को अपने सेवक तक बात पहुंचानी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध और बात कहने का जो तरीका है वो निर्धारित है। इस तरह का नहीं है कि किसी भी तरह से रोड को जाम कर दिया जाए, लोगों के जो जनजीवन को उसको बाधित कर दिया जाए, लोगों की आजीविका को बाधित कर दिया जाए। सरकार को इस रूप में ले जाया जाए कि सरकार कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में आ जाए कि गलत बातों को मानने के लिए बाध्य हो। ऐसी किसी तरह का कोई भी जो देश में जो विघटन की राजनीति है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और इन सारे विषयों को लेकर जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश में विपक्ष की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक इस रूप में होनी चाहिए कि विरोध करे, विरोध इस बात का हो कि जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध की राजनीति ना हो। विरोध की राजनीति देश को बांटने की राजनीति है और जिस तरह से वहां पर जो खालिस्तान समर्थन नारे लगाए गए, देश विरोधी नारे लगाए गए, देश को तोड़ने के नारे लगाए गए, ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे कायम करके उनको जेल भेजना चाहिए। मैं प्रणवीर जी से चाहूंगा कि जो अंतिम रूप से ये बतावें कि जो एनजीओ हैं, जो तमाम सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका ऐसे जो गलत जो प्रचार हो रहे हैं या देश को अस्थिरता की तरफ ले जा रहे हैं या जो कानून की जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने की जो जानकारी बातें होनी चाहिए, उसमें एनजीओ की और समाजसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? सर बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एनजीओस की भूमिका से मैं एक बात बेहद क्लियर करना चाहता हूं सर आपको कि
पिछले कई वर्षों से जो एनजीओ की भूमिका हो रही थी और अभी जिस प्रकार से अभी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और एनजीओ को तमाम सपोर्ट भी कर रही है, बट जो लगातार समस्या एक ही आ रही है, जो किसानों के साथ साथ तमाम अलग अलग क्षेत्रों पे वही एक कॉमन समस्या है, अनुशासन की देश में कमी और पैसे के सामने आम जनजीवन की उदासीनता या झुकाव अत्यधिक। ये चीज ये साबित करता है सर कि अगर हम एनजीओ काम भी करते हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है तो उससे अभी हमारा मकसद क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो अभी आपने अभी आदरणीय प्रतोष जी ने बताया कि किसानों तक वो बात पहुंचे और किसानों की बात सरकार तक पहुंचे, ये पहली बात है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की, बहुत ध्यान से समझिएगा। और दूसरी एक समस्या, अगर हम देश को कहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हर बात पे अभी जो बात थी आंदोलन कैसे हो रहा है, दूसरा किसानों की बात और सरकार की बात, इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा की बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इन सभी मामलों में यदि सब क्लैश कर रहा है, आपको बात समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आप चीजें तोड़ फोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे। इसके लिए एनजीओस और तमाम ऐसे समाज सेवी हैं, तमाम ऐसे डिपार्ट्स बने हैं जिनके जरिए हम लोग आगे बढ़ें, अपनी बात कहें और मोटिवेट करें, और उसके लिए तमाम संस्थान तैयार भी हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि अर्थ की प्रगाढ़ता, अनुशासन की कमी और उसके बाद भ्रष्टाचार संयुक्त रूप से खड़े। तो हम लगातार इन बातों का विरोध तो शब्दों में करे ले रहे हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष निचोड़ नहीं आ पा रहा है। और वो तभी आएगा सर जब आम जनजीवन तक यानी अंत्योदय, अंतिम किसान तक हमारा जो जुड़ाव है वो सीधे हेड डिपार्टमेंट में हो। अंतिम उस किसान जो अकेला बेचारा पड़ा है उसकी बात भी सीधा वो समझ पा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं पर्सनल अनुभव, यदि मैं किसी डिपार्टमेंट को लेकर किसी की बात, किसी दुखियारी की बात भी पहुंचाने जा रहा हूं तो मुझे 5 से 6 ऐसे डिपार्ट से गुजरना पड़ता है कि सर मैं पहुंच ही नहीं पाता। बहुत अच्छी बात कही। इस बिल में ये भी प्राविधान है कि जो मंडी शुल्क है उसको खत्म किया जाए। इस बिल में प्राविधान ये भी है कि बिचौलियों को समाप्त किया जाए। इस बिल में प्राविधान है कि किसान सशक्त हो। इस बिल में प्राविधान है कि किसान अपनी इच्छा से जिसको चाहे वो अपने फसल को बेचे। इस बिल में ये भी प्राविधान है कि अगर वो कमजोर तबके का किसान है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपनी फसल को उगाएं। इस बिल में यह भी प्राविधान है कि दर वो स्वयं निर्धारित करे जिस दर पे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। इस बिल में यह भी प्राविधानित है कि अगर चाहे तो वो बार्गेनिंग कर सकता है, अपने भाव तोड़ कर सकता है कि जिस दर पे वो चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको बेचने के लिए फसल को कर सकता है। बिल बहुत अच्छे हैं। सरकार ने जो किसान की उन्नति को करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके जो जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उसकी आय को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा बिल लाया गया। किंतु इसमें कुछ खामियां हैं। उस खामियों में जो अभी तक हम लोगों की चर्चा में निकल के आए कि एक तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उससे नीचे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने का या बेचने का नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो बात आती है कि भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है और भंडारण की सीमा में जो इंडस्ट्री है, जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो भंडारण बहुत सारा करेंगे और इसके बाद अगर आवश्यक पसंद नियम को हटा लिया गया उन पे तो दर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि समाज में जो गरीब व्यक्ति है उस तक जो खाद्यान्न है उसकी पहुंच खत्म होगी। तो इसमें एक सरकार को देखना है चाहिए कि जो दर है वो अत्यधिक ऊपर नहीं बढ़ने चाहिए। तो दोनों ही चीजें, नीचे का न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, उसी तरह से विक्रय के लिए भी होना चाहिए कि विक्रय उससे अधिक न हो। इसमें सुधार की आवश्यकता है। और साथ में आवश्यकता ये है, आज की परिदृश्य में अगर देखा जाए तो आम किसान तक ये सारी जानकारियां पहुंचाई जाएं, ये अति आवश्यक है। इसी चर्चा के साथ हम आगे फिर आपके साथ जुड़ेंगे और हमारे जो आज पैनल है ये किसी और चर्चा के साथ फिर आपके साथ जुड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।